नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम का जो पेपर है उस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवा रहा हूं। और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का चल रहा है। तो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो इलेक्ट्रिक मोटर से है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में जो टॉपिक है वोल्टेज अनबैलेंस, मैंने उस टॉपिक से जो है क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं और मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार पढ़ भी देता हूँ। ठीक है, तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर। 75 किलोवाट 415 वोल्टेज 140 एम्प्स 4 पोल्स 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ अ फुल load efficiency of 87.6%. The measured operating motor terminal voltages in a three-phase supply are 415 voltage, 418 voltage and 420 voltage. The current drawn in three-phase supply are 137 amps, 132 amps and 137 amps. Estimate the additional टेम्परेचर राइज ऑफ मोटर ड्यू टू अनबैलेंस्ड वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे पास जो मोटर दिया है वो उसका जो कैपेसिटी है वो है 75 किलोवाट का, 415 वोल्टेज रेटिंग का मोटर है, जिसमें जो करंट का वैल्यू है 140 एम्स है और फोर पोल्स का मोटर है जो कि 50 हर्ट्ज और 3 फेज सप्लाई का है। ठीक है, इसकी इफ़िशियंसी क्या है 86.6% है। और इसके जो वोल्टेजेज हैं, मतलब रनिंग कंडीशन में जो इसके वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 415, 418 और 420। अगर ये वोल्टेज डिफरेंट है, जैसे कि 415 है, 418 है और 420 है, तो इसके करंट भी डिफरेंट होंगे। तो वो डिफरेंट करंट क्या क्या है, 137 है, 132 है और फिर 137 है। ठीक है, ओके। तो इसके वजह से मतलब जो ये वोल्टेज जो है अनबैलेंस है। अगर ये वोल्टेज सेम रहता तीनों तो हम कह सकते थे कि बैलेंस कंडीशन में चल रहा है मोटर, लेकिन ये तीनों वोल्टेज अनबैलेंस है और साथ में ही तीनों वोल्टेज अनबैलेंस हुआ तो करंट भी जो है वो अनबैलेंस ही होंगे और इनका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब वोल्टेज और करंट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट होता है हर फेज़ में, R/B तीनों फेज़ के लिए, तो मोटर में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, एक्स्ट्रा हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो है लॉस होता है। हीट लॉस कह सकते हैं, पावर लॉस कह सकते हैं। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जो हीट लॉस हो रहा है उसकी वजह से जो मोटर में जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो टेम्परेचर कितना % राइज हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, यही हमारे जो क्वेश्चन में दिया है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एस्टिमेट द एडिशनल टेम्परेचर राइज ऑफ मोटर ड्यू टू अनबैलेंस्ड वोल्टेज सप्लाई। मतलब अपने को जो है मोटर जो है अनबैलेंस वोल्टेज में चल रहा है तो उसकी वजह से मोटर में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, उसे जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके पहले मैं आपको इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये मैंने जो है एक डायग्राम बनाया है R/Y/B फेज़ और यहाँ पर भी R/Y/B फेज़। देखिए, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर वोल्टेज दिया था, मैंने यहाँ पर एम्प्स लिया है क्योंकि वोल्टेज लिया एम्प्स ले बात वही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो समझाने के लिए आपको इजी पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर सारे फेज़ में एम्प्स को ही कंसिडर किया है, वोल्टेज को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R/Y/B 3 फेज़ है और तीनों ही फेज़ में जो करंट है वो है 12 एम्प्स और 12 एम्प्स। यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों फेज़ है वो अभी बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, क्योंकि तीनों फेज़ में R/Y/B तीनों फेज़ में जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है सेम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ये R/Y/B फेज़ है वो अभी बैलेंस कंडीशन में है और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो सेम एंगल बन रहा है। यानी कि यहाँ पर 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी 120 डिग्री रहेगा और यहाँ पर भी 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, ओके। अनबैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि R/Y/B तीनों फेज़ में जो करंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 12 एम्प्स है R में, तो Y में चेंज होकर के 14 एम्प्स हो गया है और उसी तरीके से B में चेंज होकर के 10 एम्प्स हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर तीनों करंट का टोटल जो लोडिंग है या टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जैसे कि 12 12 12
तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 12 3 36 एम्स का लोड है। और यहाँ पर भी अगर आप तीनों को जोड़ें 10 12 और 14, ठीक है, अनबैलेंस कंडीशन में, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो तीनों का जो मैग्नीट्यूड का जो लोड है, तीनों करंट का जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 36 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे बैलेंस कंडीशन हो या अनबैलेंस कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में जो करंट का टोटल जो लोड है वो 36 एम्प्स है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर करंट का जो आर वाई बी फेज़ तीनों में क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर जो फेज़ एंगल बनेगा वो भी यहाँ पर तीनों में डिफरेंट ही रहेगा, डिफरेंट एंगल का वो बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोनों में से करंट का लोडिंग दोनों में सेम है, फिर भी हीट लॉस किस में ज़्यादा होता है वो अपने को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो बैलेंस कंडीशन में जो टोटल करंट लोड है कितना है, 12 12 12 36 एम्प्स है। आपको मैं ये यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 36 एम्प्स है ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए जोड़ा है कि दोनों ही कंडीशन में यहाँ भी 36 एम्प्स आ रहा है और यहाँ भी 36 एम्प्स आ रहा है जोड़ने पर, ठीक है। तो मैंने आपको करंट को दिखाने के लिए कि टोटल जो लोडिंग है करंट का वो सेम है दोनों कंडीशन में, वो दिखाने के लिए यहाँ पर जो है इसको जोड़ा है। बाकी जब जब जो करंट को जब जोड़ते हैं या टोटल जो करंट को जोड़ने का जो रिजल्टेंट निकालने हैं वो मेथड अलग है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर वाई बी फेज़ तीनों का एंगल आपको फाइंड आउट करके उसको जो है वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, तब आप जो है रिजल्टेंट करंट जो है निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर मैं रिजल्टेंट करंट नहीं निकाल रहा हूँ, ये जो 36 एम्प्स आया है ये रिजल्टेंट करंट नहीं है, ये तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये टोटल जो है फेज़ में करंट का टोटल लोडिंग है जो कि दोनों में सेम है, ठीक है। ये जो 36 एम्प्स है ये रिजल्टेंट करंट नहीं है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि टोटल करंट लोड जो है 36 एम्प्स है बैलेंस कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल हीट लॉस आ रहा है तो आर फेज़ में आई स्क्वायर आर है, वाई फेज़ में भी आई स्क्वायर आर का आर है और बी फेज़ में भी आई स्क्वायर आर है। ये आई स्क्वायर आर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हीट लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर आई जो है एम्स है और जो आर है वो रेजिस्टेंस है और जो टी होता है वो सेकेंड होता है या टाइम होता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर आई स्क्वायर आर लिया है, आई स्क्वायर आर टी नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है वो मुझे वाट के टर्म्स में करना है। अगर मैं यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी लेता तो वो जो है जूल के फॉर्म में आता, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी में अगर मैं टी को डिवाइड कर दूँ तो क्या बचता है, आई स्क्वायर आर ही बचता है, यानी कि जूल पर सेकंड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हीट लॉस पहले जूल में हो रहा था वो जूल पर सेकंड होने से वो जो है अब जो हीट लॉस है वो वाट में हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आई स्क्वायर आर लिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे जो है वाट में हीट लॉस का जो है यूनिट चाहिए इसलिए, ठीक है। ओके, तो अगर आई स्क्वायर आर तीनों फेज़ का जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्योंकि तीनों फेज़ में जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और आर मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं 1 ओम का है, तो हम यहाँ पर 1 कह सकते हैं या उसे हमने जो है यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, सहूलियत के लिए। तो आप कह सकते हैं कि आई स्क्वायर यहाँ पर है तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी 12 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 का स्क्वायर जो है हो जाएगा। तो टोटल जो आएगा 12 स्क्वायर तीनों को जोड़ने पर वो टोटल जो आएगा हीट लॉस आएगा वो आएगा 432 वाट आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका बैलेंस्ड सिस्टम में, ठीक है, जब आपका आर वाई बी तीनों फेज़ में करंट जो है सेम है, ठीक है। अब अनबैलेंस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कि टोटल यहाँ पर भी टोटल करंट लोड तो सेम है ना, 12 14 10 यानी कि 36 एम्प्स ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल हीट लॉस क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर भी सेम वही करते हैं, आर में आई स्क्वायर आर, फिर वाई फेज़ में आई स्क्वायर आर, है ना, और फिर बी फेज़ में आई स्क्वायर आर। जब तीनों को जोड़ते हैं तो आर में कितना करंट था, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 स्क्वायर यानी कि 12 एम्प्स का यहाँ पे करंट था, तो 12 स्क्वायर प्लस वाई में कितना करंट है, वाई में है 14 का है, तो यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है मैंने आपको बताया कि 1 ओम है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इंटू 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस बी फेज़ में करंट कितना है, बी में करंट है 10 एम्प्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आता है टोटल हीट लॉस का वैल्यू वो आता है 440 वाट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अनबैलेंस कंडीशन में जो हीट लॉस हो रहा है वो 440 वाट का हो रहा है और बैलेंस कंडीशन में जो हीट लॉस हो रहा है वो 432 का हो रहा है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर अनबैलेंस कंडीशन में 8 वाट जो है ज़्यादा ही हीट लॉस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि करंट जो है तीनों फेज़ में डिफरेंट देते हैं, भले ही करंट की लोडिंग जो है सेम होती है
है ना। जैसे कि यहाँ पर करंट का लोडिंग था सेम था 36 और यहाँ पर 36, है ना। तो करंट की लोडिंग सेम होने के बावजूद भी अगर तीनों फेज़ में करंट जो है डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर जो हीट लॉस है वो पहले से ज़्यादा ही होता है, यानी कि एक्स्ट्रा हीट लॉस होता है, एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे हीट लॉस होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हीट लॉस होने की वजह से जो मोटर है उसमें हम कह सकते हैं कि लॉसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एनर्जी मेजर का एग्ज़ाम हम इसलिए दे रहे हैं कि हम वो जो लॉसेस हैं उसको जो है बचा सकें, ठीक है। तो आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमको जो है क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि जो अनबैलेंस वोल्टेज है उसकी वजह से कितना जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है मोटर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मीन वोल्टेज निकाल लेंगे या जो वोल्टेज का एवरेज है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है 415, 418, 420, 415, 418, 420 डिवाइड बाई 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मीन निकालना है। और जब उसको सॉल्व किया तो आया 417.67, ठीक है। ये इसका हो गया मीन वोल्टेज हो गया, ओके। अब यहाँ पर जो फेज़ है कितना है, आर वाई बी, 3 फेज़ है, 3 फेज़ का मोटर है। तो आर में मान लेते हैं कि 415 वोल्टेज है, वाई में है 418 और बी फेज़ में है 420 वोल्टेज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे इसका, वो हम निकालेंगे मीन से, ठीक है। मीन से कितना जो है वोल्टेज डेविएट हो रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है आर फेस में कितना है 415 है, तो 415 में से 417.67 इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि मीन वोल्टेज है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2.67, ठीक है, ओके। वाई फेज में कितना वोल्टेज है 418 है, तो 418 में से 417.67 जो कि मीन वोल्टेज है उसमें हम जो है जो 418 है उसमें जो मीन वोल्टेज है 417.67 उसे घटा देंगे तो आ जाएगा 0.33, ठीक है। और जो बी फेज़ है, बी फेज़ में जो वोल्टेज है 420 है, तो 420 में जो है 417.67 घटा देंगे तो आ जाएगा 2.33, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए वोल्टेज अनबैलेंस कितना है, तो वोल्टेज अनबैलेंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन वोल्टेज, ओके, ठीक है। तो ये होता है, तो आप देख सकते, तो आपको जो ये डेविएशन है उसमें से जो है मैक्सिमम डेविएशन को चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसका है, आप देख सकते हैं तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2.67 का, ठीक है। आप उसका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 2.67 जो है इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब ये जो है ज़्यादा डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो है मैक्सिमम डेविएशन वाला ही वैल्यू जो है चूज़ करना है। तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे 2.67, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चूज़ किया 2.67 डिवाइड बाय मीन वोल्टेज, और मीन वोल्टेज आपका कितना आया है 417.67 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है इसे जो है परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा 0.639%। और अब आपको जो है ये तो आपको पता चल गया कि वोल्टेज अनबैलेंस कितना था, तो वोल्टेज अनबैलेंस जो है वो इतना है, ये किससे है, मीन से है, ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसके वजह से जो है टेम्परेचर मोटर में कितना राइज हुआ है, ठीक है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप फाइंड आउट करेंगे एडिशनल टेम्परेचर राइज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज वोल्टेज अनबैलेंस का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 2 हो गया और कितना परसेंटेज वोल्टेज अनबैलेंस था, वो था 0.639, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करके स्क्वायर करेंगे और जब से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8166%, यानी कि इतना जो परसेंट है जो एडिशनल टेम्परेचर जो है मोटर का वो राइज होगा, यानी कि। और ये जो परसेंटेज किसका परसेंटेज है, नॉमिनल जो मोटर का टेम्परेचर होता है चलने पर उससे जो है इतना परसेंट जो है एक्स्ट्रा ही वो जो है टेम्परेचर जो है हाई होगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूले के थ्रू जो है मोटर में कितना एडिशनल टेम्परेचर राइज हो रहा है उसे आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो मोटर में जब टेम्परेचर हाई होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है जो लॉसेस होंगे वो हीट लॉस के टर्म्स में होंगे, और आपको जो है इसी हीट लॉस को जो है उसको जो है फाइंड आउट करके उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। जब आप हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे, मोटर की वाइंडिंग सही करेंगे, यानी कि मोटर में जो करंट जो एक्स्ट्रा जो अनबैलेंस है
उसे जब आप सही करेंगे तो आपका जो मोटर में एक्स्ट्रा जो हीट लॉस है वो कम होगा, और हीट लॉस कम होने से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, और आपका जो है प्लांट में या मशीनरी में जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हो रही है उसमें जो है सेविंग होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझे और कुछ ऐड करना था तो वो भी मुझे बताइए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड आप मेरे साथ बने रहिए और वेट करिए। मैं जल्द ही एक अच्छे टॉपिक पर नया वीडियो जल्द ही पोस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।